जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पूरा करवा दिया था, जिसमें मैंने तुम्हें यह बताया था कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं तुम्हें सिखा चुका हूं केस बाय केस। हाँ या ना? लेकिन अगर सवाल ये आए कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा, यानी कि उसका अमाउंट अगर पूछ लिया, तब क्या करोगे? यानी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ही पार्ट है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा प्रोडक्ट कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो था क्वालिटेटिव। अब कितना डिपॉजिट होगा, उसका अमाउंट क्या है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। समझ गए? इसके अंदर आते हैं बच्चों फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉज। तो फैराडे के हमको यहाँ पर दो लॉ पढ़ने हैं, एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बच्चों? बच्चों दिमाग लगाओ, एक बीकर है, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें तुमने दो इलेक्ट्रोड डाले हैं और दोनों में बैटरी जोड़ी हुई है, और एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवा रहे हो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके। इतनी बात समझ गए? तो कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा, ये तो क्लियर हो गया, पर कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है? सोच के देखो। जितनी देर तक इलेक्ट्रोलिसिस होगा, यानी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। हाँ या ना? जितना ज्यादा करंट उसमें फ्लो होगा, सोच के देखो, जितना ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, जितने हाई वोल्टेज की बैटरी होगी, रिएक्शन फास्ट होगा, उतने प्रोडक्ट ज्यादा डिपॉजिट होगा। इसी पे तो डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों करंट और टाइम को हटाकर मैं सीधे चार्ज बोल सकता हूं, बोलो हाँ, क्योंकि चार्ज के अंदर करंट और टाइम दोनों नहीं आ गए। Q इज इक्वल टू आई टी। हाँ या ना? यानी कि फर्स्ट लॉ फैराडे बोलता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, या अमाउंट की जगह ना आप मास भी बोल सकते हो, मास ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज डायरेक्टली proportional to the charge that flows through the electrolytic cell। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर कोई भी प्रोडक्ट कितना डिपॉजिट होगा, ये सीधा सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। बात समझ में आ गई? यानी कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, Q मतलब चार्ज। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? Z इनटू Q। यानी ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है। समझ गए? यहाँ पर M क्या है और ये आंसर आएगा आपका ग्राम्स में। M क्या है बच्चों? मास ऑफ प्रोडक्ट। Z क्या है बच्चों? Z क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, वैसे इसको
केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकली इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी ECE ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आप डिपॉजिट करवा रहे हो या डिपॉजिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, समझ गए। और Q क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज जो भी फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर हो गया बच्चों? एक बात बताओ, I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? IT। ये वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो वैसे तुम्हें याद रखना है, यहां तक तुम्हारा फेराडे का फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया है, और मैथमेटिकली फॉर्मूले में कैसे डाल के सॉल्व करोगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो ZIT बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा हमें Z के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों Z क्या होता है? EC तो होता है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है EC का? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे कांस्टेंट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडेज कांस्टेंट, यानी कि E बाय F। समझ में आ गया? इक्विवेलेंट वेट किसका? प्रोडक्ट का, जो भी डिपॉजिट हो रहा है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसको n फैक्टर भी बोल सकते हैं, समझ गए बच्चों? अगर ये सारी वैल्यूज Q इज इक्वल टू IT और Z की जगह E बाय F और E की जगह मोलर मास यानी M अपॉन N, ये सारी वैल्यूज मैं इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? चेक करो। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, करना जरा। M इज इक्वल टू ZIT, M इज इक्वल टू Z की जगह क्या पुट कर दोगे? E बाय F IT एंड M विल बी इक्वल टू M अपॉन NF IT। यानी तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा। अगर न्यूमेरिकल ये आता है कि कितना अमाउंट, मतलब समझ जाओगे क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी केमिकल का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसका अमाउंट पूछा हुआ है कि इतने टाइम में कितना प्रोडक्ट डिपॉजिट हुआ ग्राम्स में, या अगर इतना ग्राम प्रोडक्ट डिपॉजिट हो रहा है तो फिर उसमें टाइम कितना लगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फैराडे कांस्टेंट, करंट इनटू टाइम। और जो भी सॉल्व करके आएगा उसमें क्या लगा दोगे? ग्राम्स। कोई दिक्कत? चले आगे चलते हैं फैराडे के सेकंड लॉ के पास। सेकंड लॉ में फैराडे ने क्या बोला, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। पॉज कर लो। When the same amount of current is provided to when the same amount of current is provided to electrolytic solutions connected in series, then the mass of product deposited
on corresponding electrodes is directly proportional to chemical equivalent weight। देखो भाई, इसमें ये बोला उसने कि अगर मान लो, पहले मैं इसको ना ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो जैसे मान के चलो, ये मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिए, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है और 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर है, ठीक है। और इस जो ये सबसे इधर वाली इलेक्ट्रोड है, इसको हमने जोड़ा एक की के थ्रू एक बैटरी से इसके साथ, प्लस माइनस। समझ में आ रहा है बच्चों? जरा चेक करो, करंट यहां से निकलेगा, इसमें जाएगा, इस सॉल्यूशन के थ्रू इससे मैंने इसको जोड़ दिया, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जरा चेक करो क्या सेम करंट सब में फ्लो कर रहा है? तीनों बीकर में करंट सेम है? हाँ, ये है ना, ये करंट आई फ्लो कर रहा है तीनों में। और मान लो बच्चों इनके अंदर अलग अलग सॉल्यूशन है और अलग अलग इलेक्ट्रोड है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसके अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन है, और इसके अंदर AgNO3 का है। और इसकी इलेक्ट्रोड मान लो Ag की है, इसकी इलेक्ट्रोड्स हैं कॉपर की, और इसकी इलेक्ट्रोड्स ऑब्वियसली जिंक की होंगी, हाँ या ना? तो इन दोनों में से किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे जिंक डिपॉजिट होगा, इसमें कॉपर होगा, और मान लेते हैं इसमें Ag होगा, ठीक है। तो इसमें ये बोला इसने कि when the same amount of current is provided to electrolytic solutions connected in series, then the mass of product deposited on corresponding electrodes, भाई अलग अलग इलेक्ट्रोड पे अलग अलग प्रोडक्ट डिपॉजिट होने वाला है, तो वो जो मास होगा, जो डिपॉजिट होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट, यानी कि कैपिटल ई। अभी जो फर्स्ट लॉ के अंदर कैपिटल ई आया था, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कैसे होगा वो देखते हैं बच्चों, जरा सोच के देखो। इसके अंदर, इस वाले बीकर के अंदर m ऑफ Zn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा, बल्कि मुझे लगता है हमें सीधा फॉर्मूला लिखना चाहिए, इज इक्वल टू ZIT, होगा या नहीं? इसके अंदर मास डिपॉजिट हो रहा है कॉपर का, दैट विल बी इक्वल टू ZIT, और इसके अंदर मास डिपॉजिट हो रहा है Ag का, तो ZIT। बस यहाँ पे Z होगा Ag का, Z होगा कॉपर का, Z होगा जिंक का। चेक करना, तीनों में करंट सेम है। करंट जैसे ही आप यहां से ऑफ करोगे, टाइम भी तीनों का सेम हो जाएगा, हाँ या ना? तो M किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? Z के। और Z का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? E/F/IT, हाँ या ना? E ऑफ Zn। सिमिलरली इसको अलग अलग कर देते हैं, M ऑफ Cu, ये Zn था, विल बी इक्वल टू EIT, E of copper upon F, and similarly M of Ag will be equal to EAg upon FIT. Equation 1, equation 2, equation number 3. आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो, चेक कर लो क्या आ रहा है। मास ऑफ Zn डिपोजिटेड ऑन दिस इलेक्ट्रोड इन द बीकर, अगर मैं इसका रेशियो कॉपर के साथ निकालूं तो ये E ऑफ Zn अपॉन E ऑफ Cu आ रहा है, चेक कर लो। समझ में आया? अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालते हो, जैसे यहां पर मैंने क्या करा है, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकंड से, अगर आप सेकंड को थर्ड से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास डिपॉजिटेड ऑफ Ag विल बी इक्वल टू E of Cu, equivalent weight of copper divided by E of Ag.
समझ में आ गया? क्योंकि आई टी और एफ तीनों कट जाएंगे, आई करंट हो गया, टी टाइम हो गया, तीनों दोनों में सेम है। और फैराडे कांस्टेंट एफ, क्योंकि करंट सेम है तो अमाउंट ऑफ चार्ज भी तो सेम ही होगा, क्योंकि एन की वैल्यू मैंने डाली नहीं है भाई। ई का फॉर्मूला क्या होता है? एम बाई एन। एन हो सकता है उनमें अलग अलग हो, जैसे एजी पर प्लस चार्ज है, इन पे 2 प्लस है, तो एन की वैल्यू तो मैंने अभी नहीं डाली ना, इसीलिए। वरना ई का फॉर्मूला भी हम ओपन कर सकते थे, तो इसीलिए ई का फॉर्मूला हमने नहीं डाला, एफ के टर्म्स में रह दिया। एफ तो तीनों में कॉमन है, एफ तो आएगा, कट जाएगा डिवाइड करोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बताता है फैराडे का सेकंड लॉ। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल वगैरह मैंने आज तक नहीं देखे, नहीं आते, नहीं कम पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते। लेकिन जो फर्स्ट लॉ है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी, सीबीएसई में भी, सब जगह। समझ में आ गया? करें स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो फैराडे लॉज के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलिए। Solution of CuSO4 A solution of CuSO4 is electrolyzed is electrolyzed for 10 minutes electrolyzed for 10 minutes with a current of with a current of 1.5 amperes. 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? What is the mass of copper Deposited at the cathode. deposited at Cathode. cathode? अब बच्चों क्वेश्चन को समझो पहले। ये तो अच्छी बात है कि इसने हमको बता दिया कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पे? कैथोड पे। वरना क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये भी बताओ कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था ना, तो CuSO4 Cu2+ और SO4 आयन देगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है तो फिर आपको दोनों में सेपरेट करना होगा। फिर जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें कंपटीशन करवा के चेक करवा, लास्ट क्लास में देखा था ना। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि कॉपर कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है। और फिर ये बताना होगा कि कितना डिपॉजिट होगा, यानी अमाउंट। आ गई बात समझ में? तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों CuSO4 इलेक्ट्रोलाइज, देखो मेरी बात सुनो, ये तो कंफर्म है, ये बात तो कंफर्म है कि CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ और SO4 के फॉर्म में आयोनाइज होगा, कंफर्म है। और कॉपर अगर डिपॉजिट हो रहा है तो पक्का Cu2+ वाला आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड बन रहा होगा, ये भी कंफर्म है। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना, डिपॉजिट ऐसे ही तो होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। और डिपॉजिट अगर हो रहा है तो Cu2+ कहां से आया? वो इसी आयन से आया, हाँ या ना? बच्चों एन की वैल्यू कितनी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। अब दिया क्या क्या हुआ है चेक करो। टी कितना है? मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो। अच्छा, करंट कितना दिया हुआ है? 1.5 एम्पियर। समझ में आ रहा है? 1.5 एम्पियर करंट हो गया, टाइम हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट? एम पूछा हुआ है। बच्चों कॉपर का मोलर मास पता है तुम लोगों को? वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहता है, पर अगर नहीं दिया हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। तो 63.5 होता है आईओ, कॉपर का 63.5 होता है। मोलर मास ऑफ कॉपर कितना हो गया? 63.5 ग्राम पर मोल, या AMU भी लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या बचा? F की वैल्यू सबको पता है, 96487 कूलम। N की वैल्यू भी मिल गई है हमको 2। अब जरा चेक करो फॉर्मूला हमारे पास क्या था। मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो था आपके पास M/NF into IT। 63.5 multiply by 1.5 multiply by 600 divided by 2 into 96500। बच्चों तुम्हें पता है फैराडे कांस्टेंट 96500 भी
हम पुट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज वैल्यू। ठीक है, अगर तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालने का शौक है तो 96487 पुट कर सकते हो, वही करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 500 क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो रहे हैं। बच्चों ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, जल्दी बोलो। 0.2938 0.293 ग्राम, यानी कि 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर का करंट अगर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पास हुआ तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? 0.293 ग्राम। कोई दिक्कत? आंसर चेक कर लो। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से भी कर सकते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो। देखो बच्चों तुमने बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा है? यूनिटरी मेथड एक ग्लास 13 ग्लास 50 रुपीज के हैं, तो 18 ग्लास कितने के होंगे? 13 ग्लास 50 रुपीज के हैं तो 18 ग्लास कितने के होंगे? इस टाइप की क्वेश्चन किए है ना बचपन में। तो हम लोग क्या करते थे, 13 ग्लास अगर 50 के हैं तो पहले 1 ग्लास का कॉस्ट निकालते थे, 50/13। जब एक ग्लास का कॉस्ट आ गया तो इधर भी इंटू 18 कर दोगे, इधर भी इंटू 18 कर दोगे, आपके पास आंसर नहीं आ जाएगा? करा नहीं काम बचपन में? यूनिटरी मेथड से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे होगा भाई? देखो भाई, सिर्फ इतना काफी है इसको समझने के लिए। अगर आपको 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कराना है तो आपको चार्ज कितना चाहिए? देखो क्वेश्चन में ये बोला था मास कितना डिपॉजिट होगा, फर्स्ट लॉ में वो सीधा सीधा डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। Z तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, यानी मास कितना डिपॉजिट होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। तो अगर मुझे 1 मोल कॉपर चाहिए तो चार्ज कितना चाहिए होगा? 2F। बोलो हाँ। कैसे पता लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो रहा है। तो अगर 2 फैराडे जितना चार्ज, 2 टाइम्स ऑफ फैराडे कांस्टेंट जितना चार्ज अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से फ्लो हो गया तो कितना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा? आ गई बात समझ में? अब बच्चों चेक करो, 1 मोल कॉपर का मास कितना होता है? 63.5 ग्राम। अगर कॉपर आपको चाहिए तो आपको 2 × 96500 कूलम का चार्ज लेना होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बच्चों चेक करो, अगर 1 कूलम का चार्ज मैं फ्लो कराऊं तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96500 ग्राम। भाई मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ध्यान से सुनो, फिर से देखो। 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होने के लिए 2 फैराडे का चार्ज चाहिए। 2 फैराडे मतलब इतना चार्ज चाहिए। अगर इतना चार्ज फ्लो हो गया तो इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। पर क्या एक्चुअली इतना चार्ज है हमारे पास? नहीं, इतना चार्ज तो नहीं दिया हुआ। तो पहले मैंने 1 कूलम चार्ज में निकाला कि 1 कूलम चार्ज में कितना ग्राम डिपॉजिट होगा। 1 कूलम का आ गया। अब बच्चों चेक करो, Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। Q इज इक्वल टू I है 1.5 और टाइम है 600 सेकेंड का। कितना हो गया? कितना हो गया? 900 कूलम। यानी हमारे पास चार्ज कितना है? 900 कूलम। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई फिर से समझो, 2 फैराडे का चार्ज अगर फ्लो होगा तो आपके पास 1 मोल कॉपर मिलेगा। पर क्या हमारे पास इतना चार्ज है भी 2 फैराडे का? नहीं है। कितना है हमारे पास चार्ज? वो हमने करंट और टाइम की मदद से निकाल लिया। तो फिर पहले मैंने दिमाग लगाया 1 कूलम चार्ज में कितना ग्राम मिलेगा। अब अगर मैं इधर 900 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 900 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 900 कूलम में कितना ग्राम आ गया? चेक करो, 2 0 से 2 0 कट गए। अब आप इसको जरा सॉल्व करो। 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 965 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ रहा है?
तो 900 कूलम चार्ज अगर फ्लो होगा तो कितना कितना आ रहा है 296 ग्राम। चेक करो, हमारा आंसर यही तो था। हमारा आंसर पहले भी यही था बच्चों, हमारा आंसर पहले भी 0.296 ग्राम ही था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब जरा अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये यूनिटरी मेथड है। फिर से समझाऊं भाई, कितना मास डिपॉजिट होगा डिपेंड करता है चार्ज पे। तो पहले कायदे वाली क्वेश्चन निकाल लिया हमने कि 2 फैराडे में 1 मोल डिपॉजिट होगा, पर हमारे पास 2 फैराडे का चार्ज तो है नहीं। कितना चार्ज है वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो उतने चार्ज में कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, तो जो काम इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो वो इधर करते जा रहे हो, तो आपके पास आंसर आ गया। और एक बात, अगर तुम ठीक से देखोगे तो इसके अंदर फॉर्मूला वही लगा है जो मैंने तुम्हें सिखाया था। चेक कर लो, मैंने तुम्हें मास का फॉर्मूला सिखाया था, m/nf मल्टीप्लाई बाय IT सिखाया था ना। चेक करना, m यूज हुआ है, ये रहा, n यूज हुआ है, ये रहा, f यूज हुआ है, ये रहा, IT ये रहा 900, ये IT तो था, IT तो था। तो चेक करो, फॉर्मूला वही लग गया। फिर भी आगे समझ में कोई दिक्कत? चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। Calculate how long कैलकुलेट हाउ लॉन्ग it will take it will take deposit to deposit 1 gram of chromium 1 gram of chromium when a current of when a current of 1.25 ampere 1.25 ampere flows through a solution flows through a solution of of Cr3 sulfate Cr3SO4 वो 3 रोमन नंबर वाला sorry Cr3 सल्फेट sulfate Cr is equal to 52 दे रहा Cr is equal to 52। और कुछ दिया हुआ है है। बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहले चेक करो, पूछा क्या, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक। पक्का टाइम पूछा हुआ है भाई, ऑब्वियसली बात है। देखो, अगर मास पूछा होता तो चार्ज दिया रहेगा, ऑब्वियसली है ना। मास दिया हुआ है 1 ग्राम, बोला था ना उसने 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट हो चुका है, डिपॉजिट 1 ग्राम। जब मास दे दिया तो राइट हैंड साइड में से कोई भी एक चीज मिसिंग दे देगा। तो क्या पूछा उसने? टाइम। कोई दिक्कत? 1 ग्राम क्रोमियम को डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगेगा अगर 1.25 एम्पियर का करंट फ्लो करता है सॉल्यूशन में और उसका मोलर मास दे दिया। बच्चों सबसे पहले ये बताओ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा? क्योंकि कॉपर 3 सल्फेट है, तो जरा सोचो Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके ही तो Cr बनेगा, हाँ या ना? दिया हुआ है ना इसने कॉपर 3 सल्फेट, तो N की वैल्यू क्या हो गई? 3। करंट कितना हो गया? 1.25 एम्पियर। और मास कितना हो गया? 1 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया? 52 ग्राम पर मोल या 52 AMU। और क्या चाहिए हमको? F की वैल्यू 96500 ले लेते हैं, ठीक है। और क्या रह गया? T हमको फाइंड करना है। कोई दिक्कत? चलो भाई करते हैं। M इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन NF इंटू IT। यानी अगर आपको T फाइंड करना है तो ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू स्मॉल n F अपॉन में कैपिटल M इंटू I। अब इसकी वैल्यू पुट करो। स्मॉल m की वैल्यू 1 ग्राम, N 3F 96500 डिवाइडेड बाय मोलर मास 52, करंट 1.25। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। जो भी आंसर आएगा वो सेकंड्स में ही आएगा। तो इसको जो है ना
इसमें से काम करते, 2 जीरो हटा के 100 कर देते, और इसका डेसिमल हटा के भी एक और 100 लगा देते हैं। तो 25 के टेबल में 5 टाइम्स, 25 के टेबल में 4 टाइम्स, 5 के टेबल में 5 1 5, 5 9 45, 5 3 15। कितना आ रहा है? 4,453 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आ गया। यानी 1 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो ये है, बट क्योंकि ये सेकंड्स में तो अजीब लग रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो बच्चों अगर मैं 4453 को 60 से डिवाइड कर दूं तो मिनट में आ जाएगा, और अगर फिर से 60 से डिवाइड कर दूं तो आवर्स में आ जाएगा। तो जरा इसको डिवाइड करना 3600 से 1.23, तो चेक करना है, इसका आंसर ये आ रहा है। समझ में आ गया भाई? अगर एक बार 60 से डिवाइड करते तो सेकंड से मिनट में आता, फिर से 60 से डिवाइड करोगे आवर में आएगा, मैंने इकट्ठा ही कर दिया। तो इसका आंसर यानी 1.23 आवर्स तक 1.25 एम्पियर का करंट अगर आप फ्लो कराओगे तब जाकर आपके पास 1 ग्राम क्रोमियम डिपॉजिट होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बच्चों ये हो जाएगा यूनिटरी मेथड से, ये हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भाई? टाइम नहीं दे रखा ना किसी के। अरे तब भी कोशिश करने में क्या जा रहा है, एक बार करके देखें। एक काम करते हैं, इसको जरा साइड में लिख देते हैं, इसका आंसर याद रखना, इसका ना लिख देते हैं कहीं पे। हमारे पास टाइम आ गया है 4,453 सेकेंड या फिर 1.23 आवर्स। ये तो देखो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया, आ गया आंसर। यूनिटरी मेथड से हो सकता है? चलो चेक करते हैं। देखो भाई, हम जानते हैं कि अगर 3 फैराडे का चार्ज लिया गया तो 1 मोल क्रोमियम डिपॉजिट हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब मास का सीधा चार्ज से रिलेशन है। तो जरा चेक करो, अगर 3F का चार्ज फ्लो हुआ 96500 इतना कूलम, तो हमारे पास कितना क्रोमियम डिपॉजिट होगा? 1 मोल, और 1 मोल का मतलब है 52 ग्राम, हाँ या ना? 52 ग्राम डिपॉजिट होगा। पर क्या एक्चुअली 52 ग्राम डिपॉजिट हुआ है? नहीं। कितना हुआ है? 1 ग्राम। तो अगर मैं दोनों तरफ 52 से डिवाइड कर दूं तो जरा चेक करो क्या आ गया कि 1 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज चाहिए? इतना। अब जरा ये सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। 3 × 96500 डिवाइडेड बाय 52, 5567 कूलम। यानी 1 ग्राम क्रोमियम को डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज चाहिए? इतना चार्ज चाहिए। समझ गए बच्चों? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? IT। अब चार्ज आपके पास आ गया है 5567 इक्वल टू I है आपके पास 1.25 और T नहीं पता, तो T विल बी इक्वल टू 5567 डिवाइडेड बाय 1.25। इसको डिवाइड करके बोलो क्या आ रहा है? 4453। ये लो आंसर आ गया 4453 सेकेंड। और अगर सेकेंड्स में यही आंसर आ रहा है तो आवर्स में भी 1.23 आवर्स ही आएगा, चेक कर लेना। समझ में आ गया? तो आपको दोनों मेथड से आना चाहिए, कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए क्रॉस चेक करना पड़े। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन NF, ये वाला, ये याद रखना। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, ये बात दिमाग में फिट कर लो, 1 नंबर का या 2 नंबर का, इससे आप बच नहीं सकते। इस चैप्टर में कई चीजें ऐसी है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। नर्स इक्वेशन, लेड स्टोरेज बैटरी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, समझ गए? इसके अलावा कोलराउच लॉ भी आएगा, उसके ऊपर भी आ सकता है। तो ये चीजें दिमाग में फिट करते चलो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है? तो इसको कॉपी में नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।